औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उस पाकिस्तान की जिसको हमने कहीं पे खो दिया, उस पाकिस्तान की जिसमें ज़िंदगी कभी चखते महकते गुलाबों की तरह थी। जनाब, पाकिस्तान की लोग मसाले दिया करते थे। पाकिस्तान की पीआईए दुनिया में मशहूर थी, और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में लोग अना फ़ख्र महसूस करते थे। और इतना हुआ कि पाकिस्तान आगे बढ़ने की बजाय इटी में रिवर्स होना शुरू हो गया, और फिर हमारे पड़ोस में जंगों का आगाज़ हो गया। उसके ऊपर सिर्फ यही नहीं हुआ, हमारे जो अपने लोग हैं वो भी उस जंग का ईंधन बनना शुरू हो गए। और आज बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पाकिस्तान का कोई नौजवान, पाकिस्तान में 94% का जो सर्वे है उसमें ये बताया गया है कि जिसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स में सर्वे किए हैं, तो उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान का कोई नौजवान पाकिस्तान में अब रहने के लिए तैयार नहीं, बल्कि पाकिस्तान से भागने के लिए तैयार हो गया है। उसकी ज़िंदा मिसाल ये देखें कि रशिया ने कितने पाकिस्तानी पकड़े जो यूक्रेन की सरहद पार कर रहे थे, और सरहद पार करके वो यूरोप की तरफ जाना चाहते थे। फिर हर रोज़ मोरितानिया से लेके स्पेन के साहलों तक पाकिस्तानियों की लाशें मिलनी शुरू हो गईं, और कश्तियां हैं कि डूबती ही जा रही हैं, नौजवानों के ख्वाब हैं कि मरते ही जा रहे हैं। लेकिन अफसोस कि जो इस मुल्क को संभालने वाले हैं उनको बिल्कुल एहसास नहीं है, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि उनमें एहसास मर चुका है, और वो लोग अपने ही घरों को आबाद करने के चक्कर में हैं, और वो शायद ड्राइंग रूमों में बैठ के इन बातों के ऊपर हंसते होंगे जिनके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो उन लोगों को ये लगता है कि ये तो पागल लोग हैं, ये कितनी देर तक ये बातें करेंगे, आखिर इनका भी स्टैमिना ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमने जो निज़ाम सेट किया है उसमें हम किसी दूसरे को घुसने की इजाज़त नहीं देंगे। करप्शन का किंग मलिक रियाज, इनके लिए बड़ी बड़ी बहरिया टाउन की जो जो समझे सोसाइटियाँ बना के खुद वो भाग के जाके दुबई में बैठ गया, अब वहाँ से लूटा हुआ पाकिस्तान से पैसा वो वहाँ पे लगाएगा, और जनाब फिर किताबें लिखवा के लोगों से, और फिर जनाब लोगों को कहानियाँ सुना के वो ये बताएगा कि मैंने पाकिस्तान की कितनी खिदमत की। और सुल्ताना डाकू का वही पार्ट अदा करेगा जो कभी सुल्ताना डाकू अदा करता था, कि यानी कि वो अमीरों को लूटता था, गरीबों में बांटता था। ये सुल्ताना डाकू वो था जिसने गरीबों को लूटा और अमीरों में बांटा, और जनाब बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े महल बना के दिए। बड़े बड़े हरामी जहनमी जो सहाफ़ी थे उनको भी जनाब बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े विला बना के दिए, और आज वो हरामी वहाँ पे बैठ के हमें मुस्तकबिल की बातें सुनाते हैं, और हमें ये बताते हैं कि जनाब इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। इस मुल्क में अगर आपने रहना है तो आपको अपनी आवाज़ बंद करके रखनी होगी, और या फिर आपको उस ग्रोह के साथ चलना होगा कि जो सिर्फ एक तरफ की पिक्चर दिखा रहा है और दूसरी तरफ ये नहीं बता रहा कि कितने लोग गुर्बत से नीचे मर गए हैं, कितने महंगाई के साथ तले दब गए हैं, कितनों का रोज़गार छिन गया है, किन के पास कुछ नहीं रहा, यतीम बेवाएं लोग, क्या बात करें। सब लोग अभी सफ़ेद पोशी की भी चादर उनके ऊपर जो तनी हुई थी वो भी तार तार हो गई है। क्या करें, किससे मुंसफी चाहें। एक लोगों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद होती थी, अब सुप्रीम कोर्ट में भी अपने बंदे ला के बैठाने का एक वो हो गया है सिस्टम के। उस निज़ाम के बाद हम ये सोचते हैं कि ये निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया है। अब ये निज़ाम सिर्फ घिसट रहा है, सड़ रहा है, मर रहा है, और इसकी मौत भी समझे जल्दी वाक़या होने वाली है। कब होगी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन लगता यही है कि आने वाले दिनों में ये सब कुछ होके रहेगा, और इस निज़ाम की मौत होके रहेगी। दूसरी तरफ होम्योपैथिक पार्टी जिसने इमरान खान को जेल में बंद करा दिया, और उसके बाद वो बाहर गुलछड़े उड़ा रहे हैं, उनके लिए रावी चैन ही चैन लिख रहा है, और वो खुद अपने इंजॉय कर रहे हैं। एक वज़ारत आला में है तो दूसरा चेयरमैन बैठा, तीसरा अपोजिशन लीडर बन बैठा। उनके लिए तो सिर्फ इसी में बेनिफिट है कि इमरान खान जितनी देर जिंदा है वो जेल के अंदर ही रहे, क्योंकि जब वो बाहर निकलेगा तो उनको अपने ये ओहदे छोड़ने पड़ेंगे। फिर निज़ाम ने, रियासत ने इमरान खान के साथ एक तरह की जिद लगाई हुई है कि हमने आपको आने नहीं देना, क्योंकि बाजवा साहब जो इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट के करता धरता थे, उन्होंने जनाब अपनी बाकियात को इस तरह मजबूत किया कि वो खुद तो जाके बेल्जियम में मज़े कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को वहाँ पे ले आए हैं, कि उस किनारे के ऊपर ले आए हैं, उस गवर्नमेंट को मुसल्लत कर गए हैं, उन लोगों को मुसल्लत कर गए हैं कि जो लोगों की उम्मीदों के साथ खेल रहे हैं, और लोगों को कोई रिलीफ देने के चक्कर में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, उसमें सबसे बड़ी खबर ये भी अभी गर्दिश में है कि जनाब
इमरान रियाज के बाद काशिफ अब्बासी, जिसने जनाब जब उसके सामने ऊंची आवाज में बात करता था प्रो एस्टेब्लिशमेंट बंदा, तो उसको ये महसूस हो जाता था कि ये बंदा खुद बात नहीं कर रहा, इसके पीछे कोई और बात कर रहा है, तो जनाब वो खामोश हो जाता था, उस वहाँ पे ब्रेक ले लेता था, फिर आगे बढ़ जाता था। इसलिए वो बड़ा समझे एक तरह का निपा तला या एक सेटल प्रोग्राम करता था। लेकिन क्या करें, नदीम मलिक से लेके और बड़े बड़े जगाफरी जो अपने आप को बड़े सहावी कहते थे, अब इमरान रियाज के बाद समझे कि उसका भी प्रोग्राम ऑफ करा दिया गया है और मिडल ऑफ द प्रोग्राम में ऑफ कराया गया है। सिर्फ यही नहीं है, ये अरशद शरीफ से शुरू होने वाला किस्सा कहाँ तक जा रहा है, इसकी हम कोई समझ रहे कि हम कुछ सोच नहीं सकते कि ये कब बंद होगा, क्योंकि यहाँ पे हजारों सहाफ़ी, यहाँ पे सैकड़ों लोग जिनका नाम, जिन्होंने अपने आप को एक दूसरा ओपिनियन रखा, उनकी आवाज़ बुलंद कराने के लिए उनके साथ हर हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। उधर लॉलीपॉप देने के लिए वकीलों की तहरीक निकली, उन्होंने 4 पफलट उठाए, 20, 25, 50, 200 वकील जमा किए और कौम के आगे सच्चे हो गए जी कि हम भी उनमें हैं कि जिनमें जो समझे कि आमर के साथ नहीं है, बल्कि हम उनमें हैं जो आमर के खिलाफ हैं। और बहुत से दूसरे लोग उन्होंने जब देखा कि इंसाफ सरेआम बिक रहा है, तो उन्होंने प्लाट ले लिए और प्लाट लेके अपना ज़मीर भी बेच दिया, अपनी आखिरत भी बेच दी, अपना ईमान भी बेच दिया। और नाज़रीन किराम, आपको मालूम ही है कि ये व्लॉग मैं 3 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल करता हूँ, और इसमें दूसरा हिस्सा वो मैं बात करता हूँ कि ट्रंप साहब ने जनाब अब सबसे बड़ा जनाब जो समझे एक तरह का एशिया में एक नया उन्होंने बाम्बू खोल दिया है, वो ये है कि जनाब उन्होंने तालिबान को बता दिया है कि आपको हमारे जहाज़ भी बंद कर वापस करने होंगे, आपको हमारे हेलीकॉप्टर भी करने होंगे, क्योंकि आप लोगों इस काबिल नहीं हो कि आप इन जहाज़ों की, इन हेलीकॉप्टर की हिफाजत कर सको। बल्कि जिस कंटेंट के लिए ये हेलीकॉप्टर आपको दिए गए थे वो ये था कि बाइडेन ने आपको फुल असला यहीं पे छोड़ के गया था, और वो समझ रहा था कि ये असला पाकिस्तान के खिलाफ काम आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो जाने देने वाले हमारे आला दिमाग हैं, जो इस मुल्क के सही और वफादार हैं, उन्होंने गेम पलट दी और अमेरिका को बता दिया कि आप हमें तरन वाला नहीं समझें। बल्कि जब हमारे पाकिस्तान के शहीदों ने अफगानिस्तान में जाके अंदर जाके वहाँ पे बमबारी की, तो उन्होंने बता दिया कि आप हमें ये ना समझें कि हम अफगानिस्तान को अपने मुल्क में घुसने देंगे और वो हमारे ऊपर हमले करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जहाँ बुरी खबरें हैं तो वहाँ पे कोई अच्छी खबर भी आती है। उसमें अच्छी खबरों में सबसे बड़ी खबर यही है कि जनाब चाइना के प्रेसिडेंट साहब ने दौरे का जो ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अब जब मौका आएगा तो हम देखेंगे कि ये होम्योपैथिक दौरा होता है या फिर ये सही जो शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची, एवरेस्ट से ऊंची जो है वो दोस्ती वाला दौरा होता है। क्योंकि चाइना ने कितने मुल्कों को मदद करके, जिसमें वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सबको अपने पांव के ऊपर खड़ा कर दिया है। लेकिन अगर किसी की नहीं की या बहुत कम की है और बहुत लिमिटेड की है तो वो पाकिस्तान है। मैं ये बात अपने तौर के ऊपर कह रहा हूँ, ये मेरी अपनी रिसर्च है। गो के पाकिस्तान में हालात इस तरफ अभी तक साजगार नहीं हो सके कि चाइना खुल के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। फिर हमारे अपने अंदरून इशू भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है और वो इन्वेस्टमेंट अभी हमारी रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। और हम सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में चाइना हमारे जो कर्ज हैं उनको किसी सूरत में सेटल डाउन करेगा। आगे बढ़ते हैं तो जनाब हमें ये नज़र आता है कि मियाँ साहब जो हैं वो कभी कभी जनाब अपनी खिड़की के झरोके में से बाहर देखते हैं, उनको नज़र आता है कि यहाँ पे मजलूम अवाम पिस रही है, और एक तरफ मेरा भाई गवर्नमेंट में है तो दूसरी तरफ मेरी बेटी पंजाब को समझ लीड कर रही है। तो लेकिन वो कोई अच्छी सी बात सुना के और फिर वो फजे के पाए खा के वो अपना जनाब फिर सो जाते हैं, क्योंकि उनको अभी लगता है सर्दी में धूप की बहुत ज़रूरत होती है और वो अपने मज़े करते हैं। उन्होंने तो सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था कि यहाँ से लंदन में जाएंगे, वहाँ पे गर्मियों के मज़े करेंगे, जब वहाँ पे सर्दियाँ आया करेंगी तो पाकिस्तान में तशरीफ़ ले आया करेंगे। लेकिन अफसोस कि उनके क्या कहते हैं, उनके सर के ऊपर वो हुमा का परिंदा दोबारा ना बैठ सका, जिसको वजारत आला की कुर्सी कहते हैं, लेकिन सॉरी वज़ीर आज़म की कुर्सी कहते हैं। लेकिन अब उन्होंने फिर एक दफ़ा खेल खेलना शुरू किया है। देखते हैं कि इसमें वो कब कहाँ कामयाब होते हैं। बिलावल की बात करें तो जनाब बिलावल का बाप बैठा हुआ है प्रेसिडेंट हाउस में। अब बिलावल के तो मज़े ही मज़े हैं, वो जाके अपने जनाब सोशल प्रोग्राम में पूरा महफूज है, पूरी खुशगपियाँ कर रहा है। तो अभी आजकल सुना है उसने कहीं और दोस्ती लगा रखी है,
اس دوستی کو ہم انکشاف نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا کریں گے تو ہمارے اوپر بھی بہت سے ہو سکتا ہے پرابلم شروع ہو جائیں۔ اس وجہ سے ہم اس کو یہیں پہ بند کرتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہوئے ہم اتنا کہیں گے کہ آپ لوگوں کو کوئی بات اس میں ایسی لگی ہو کہ جس میں آپ کا دل کرتا ہو کہ یہ میں نے آپ کے لیے بات کی ہے، کیونکہ یہ ولاگ بے بس لوگوں کا ولاگ ہے، تو پلیز اسے لائک ہے، شیئر کریں۔ انٹر نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو اجازت دے دیجیے۔